जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में हम सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कवर कर रहे हैं साथियों, जिसका नाम है अधिगम यानी कि लर्निंग। सो इस क्लास में हम अधिगम और लर्निंग को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और यदि आप सीटेट का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरा क्लास नोट्स पर आधारित है जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नजर डालते हैं साथियों, अधिगम क्या होता है। सो आप सभी को बता दूं साथियों, अधिगम में होता है सीखना यानी कि लर्निंग, है ना। तो अधिगम क्या है कि यह अधिगम जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है कि बालक जैसे जन्म लेता है वैसे सीखना स्टार्ट करता है, वो तब तक सीखता है जब तक वो इस धरती पर जीवित रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप इमेज में देखने पा रहे होंगे कि ये जो छोटे छोटे बालक है वो यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। और यहाँ पे एक मैंने इमेज भी लिया है, तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत यानी कि मृत्यु से पहले यानी कि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो कुछ ना कुछ तो सीखते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति से सीखता है, वो चाहे उसके सामने साथ में अगर कोई दुख भरी घटना घटी हो या फिर कुछ अच्छा हुआ, तो हर एक परिस्थिति से व्यक्ति सीखता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, और अपने व्यवहार में भी उसी आधार पर परिवर्तन लाता है। ठीक है, यानी कि वो जैसे जिस परिस्थिति से गुजरता है और उस परिस्थिति से जो सीखता है उसी आधार पर अपने आप में परिवर्तन भी लाता है। वो किस माध्यम से होता है, वो परिस्थिति के आधार पर होता है। तो ये भी क्या कहलाता है, अधिगम, या मैं ये कह सकता हूँ कि लर्निंग। ठीक है, और यही सीखना या सीखना कहलाता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना चाहिए। ठीक है, तो अपने परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना सीखना चाहिए, क्या कहलाता है, अधिगम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर चलता हूँ और यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने वाले हैं। सीटेट में होता क्या है कि क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पॉइंट से पूछना है, तो यहाँ से आपसे कई कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को आपको समझना होगा। पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा, क्योंकि सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्या कहलाता है सीखना, जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है, अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, अनुकूलन में आप समझ सकते हैं साथियों कि अपनी परिस्थिति के आधार पर यानी कि जैसा वातावरण उसे मिलता है उस आधार पर बालक सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यानी कि बालक जैसे जैसे सीखता जाता है वह धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ये आप सभी को पता है कि यदि कोई छोटा बालक है, छोटा बच्चा है, तो वो अलग प्रकार से व्यवहार करेगा, लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाता है और बहुत सारे चीजों को सीखता है, वो अलग अलग जाके अध्ययन करता है, तब हम देखते हैं कि उसमें व्यवहार कुछ अलग हमें देखने को मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि सीखने में अधिगम में परिवेश से सहभागिता और कौशल और ज्ञान अर्जन अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता के द्वारा कौशल और ज्ञान अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों जो कि आपको याद रखना है कि सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विधिवत तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि अधिगम जो है अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्व निर्देशित है। तो किस पे डिपेंड करता है, वह सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर जो है बालक पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनके दृष्टिकोण बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, तो समाज के माध्यम से जो है बालक सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि सार्थक अधिगम जो है मीनिंगफुल लर्निंग में विशेषण और आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया साथियों जो कि आपको यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये
एक पॉइंट को आपको याद रखना है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स मैंने क्या बताया था कि सीखना सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगला पॉइंट बताया था मैंने कि सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया यानी कि मेंटल प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट अगला मैंने बताया था आपको कि स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला मैंने बताया था साथियों कि सार्थक अधिगम जो है मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर जो है विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि अधिगम जो है अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः यानी कि स्व निर्देशित यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों कि प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षण की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और नेक्स्ट अगला पॉइंट बताया था मैंने कि सार्थक अधिगम के लिए विशेषण या समालोचनात्मक या फिर समस्या समाधान के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि अधिगम का जो वक्र है इससे हम यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि उसका रेखा जो है वो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि कब घटता है और कब बढ़ता है। ठीक है। सो आपको ये सबसे पहले तो अधिगम वक्र क्या होता है इसमें आपको समझना होगा। ठीक है। तो ये क्या होता है साथियों जब अधिगम की मात्रा प्रभाव क्षमता आदि को किसी माध्यम में जैसे रेखा आरेख हो गया से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है और इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो अधिगम का वक्र यहाँ पे बताया गया है वो है सरल रेखीय वक्र, है ना। सरल रेखीय वक्र यानी कि इसमें क्या होता है सीखने की गति एक समान होता है ना। इसमें क्या होता है सीखने की गति एक समान होता है, कभी कम कभी ज्यादा नहीं होता है। सीखने की गति कैसे होता है एक समान होता है। सो ये पहला पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है उन्तोदर वक्र। उन्तोदर वक्र में क्या होता है साथियों उन्तोदर वक्र में क्या होता है कि इसमें सीखने की जो गति होती है शुरू में तो तेज होती है, शुरू में तो तेज होती हुई दिखाई देती है लेकिन बाद में कैसे होती है एक निश्चित बिंदु पे पहुंचने के बाद में धीरे 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 धीमी होने लगती है। ठीक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे धीरे 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 धीमी होने लगती है। ठीक है। जबकि इसमें नत्तोदर अधिगम में क्या होता है इसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है गति जो होती है गति पहले कैसे हो जाती है शुरू में धीमी होती है ना, शुरू में धीमी होती है लेकिन बाद में कैसे होने लगती है बढ़ने लगती है। ठीक है। तो ये नत्तोदर अधिगम वक्र कहलाता है। और नेक्स्ट अगला और थर्ड अधिगम का प्रकार है मिश्रण अधिगम यानी कि ये कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि शुरू में कम हो गया या अंत में कम हो गया। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपने देखा जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अधिगम वक्र जो है 3 हमने पढ़ा था और अधिगम क्या है कि यह एक ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं अधिगम वक्र कहते हैं। और सबसे पहला है सरल रेखा यानी कि इसमें क्या होता है अधिगम की प्रक्रिया कैसे होती है समान होती है यानी ना ही कम होती है ना ही ज्यादा हमें यहाँ पे दिखाई देती है। जबकि हमने यहाँ पे यानी कि उन्नतोदर में देखा कि सीखने की जो प्रक्रिया जो होती है ना वो शुरू में तो तेज होती है लेकिन बाद में कैसे होने लगती है कम होने लगती है। जबकि नतोदर अधिगम में हमने देखा कि पहले सीखने की जो प्रक्रिया तो इसमें शुरू में सीखने की गति कैसी हो जाती है धीमी होती है लेकिन बाद में बढ़ने लगती है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट बताया था मैंने कि आपको मिश्रित अधिगम वक्र यानी कि इसमें शुरू में जो अधिगम की जो प्रक्रिया जो होती है ना तेज या धीमी या अंत में तेज या धीमी हो सकती है। ठीक है। यानी कि दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्र को जो है उन्तोदर या नतोदर अधिगम वक्र से मिला जुला वक्र भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे लेके चलता साथियों और नेक्स्ट अगला पॉइंट है अधिगम पठार। अधिगम पठार मींस क्या होता है साथियों इसमें इस अधिगम में क्या होता है या इस स्थिति में क्या होता है कि सीखने की गति कैसी हो जाती है रुक जाती है यानी कि उस स्थिति में ना तो उन्नति हो पाती है और ना ही अवुन्नति हो पाती है। यानी कि अधिगम पठार उसे कहा जाता है जिसमें कि सीखने की जो प्रक्रिया एकदम से मंद हो जाती है। ठीक है। यानी कि अधिगम की गति 0 हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं अधिगम पठार। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया साथियों सीटेट में कि अधिगम पठार किसे कहा जाता है। तो अधिगम पठार वह पठार होता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया कैसे हो जाती है एकदम मंद यानी कि 0 हो जाती है। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं अधिगम पठार। ठीक है। नेक्स्ट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बढ़ रहे हैं और वो है शिक्षण के स्तर कि शिक्षण के स्तर अलग अलग प्रकार के होते हैं और हर एक शिक्षण के प्रकार को हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं और एक एक पॉइंट पे यहाँ पे नजर डालेंगे। ठीक है। तो शिक्षण के स्तर जो है सामान्यतः 3 प्रकार से जो यहाँ पे बांटा गया है। पहला जो शिक्षण का स्तर है वो है स्मृति स्तर। स्मृति से आप याद समझ पा रहे होंगे यानी कि मेमोरी लेवल। तो सबसे पहले हार्वर्ड ने इस शिक्षण का स्तर को बताया था स्मृति स्तर को। तो ये क्या होता है इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है और ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है स्मृति स्तर यानी कि ये इस
स्तर में क्या जाता है, रटने पर बल दिया जाता है और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर माना जाता है। ठीक है, और इस स्तर के लिए शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है और यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। ठीक है, सो स्मृति स्तर किन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए है। और इसे किसने दिया था स्मृति स्तर को, सो हर्बर्ट ने दिया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इस स्तर पे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों पर रटने पर बल दिया जाता है और ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट अगला है समझ बूझ स्तर। समझ बूझ स्तर क्या होता है साथियों, यह मोरिशन से इस अवस्था को या इस स्तर को किसने दिया था, तो इस स्तर को दिया था मोरिसन ने। ठीक है, मोरिसन ने दिया था और इन्होंने क्या बताया था इसमें कि यह जो स्तर है स्मृति स्तर से ऊंचा है। यानी कि इससे पहले हमने ये देखा था स्मृति स्तर जिसमें कि बालक को रटने पर बल दिया जाता है, जबकि जो समझ बूझ वाला जो स्तर है उससे ऊंचा स्तर माना जाता है। यानी कि इस स्तर में रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है और इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है वह नियम या सिद्धांत पर बताया जाता है और वे इस तरह से उन्हें इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग कर सके। ठीक है, तो अभी जो शिक्षा नीति अभी जो लागू किया गया है तो बालकों को इसी आधार पर शिक्षा दिया जाता है, समझ बूझ पर आधार पर। ठीक है, तो ये आपको सेकंड वाला याद रखना है जो कि समझ बूझ स्तर किसने दिया था, मोरिसन ने दिया था और ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो स्तर आता है वो है चिंतन का स्तर और चिंतन का स्तर क्या कहलाता है भाई, यह वह स्तर कहलाता है जो शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर है। अच्छा, शिक्षण अधिगम का सबसे निचला स्तर कौन सा होता है, वो आपको बताया था मैंने क्या, शिक्षा स्मृति स्तर। और यदि आपसे पूछे कि चिंतन का सबसे ऊंचा स्तर वो है चिंतन स्तर। ठीक है, और इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास में पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियम सिद्धांत या फिर जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से उन पर चिंतन करने या निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों सूक्ष्म शिक्षण। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के अलग अलग पॉइंट है उनको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, तो यह शिक्षण यह शिक्षण एक छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण विधि का जो विकास जो है एलन महोदय ने दिया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूक्ष्म शिक्षण का विवरण किसने दिया था, सो ये दिया था किसने, सो एलन महोदय ने दिया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। और सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षक के कौशल का विकास किया जाता है, किसके, शिक्षकों के कौशलों का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल हो गया, उसके बाद में जो है पुनः बलन कौशल हो गया या फिर प्रश्न प्रवाह कौशल हो गया इत्यादि का जो कौशलों का विकास जो है शिक्षकों के कौशलों के माध्यम यानी शिक्षकों के कौशलों का यहाँ पे विकास किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं उनको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला हमें शिक्षक को क्या करना होता है कि पहले पाठ्य योजना का निर्माण करना होता है। ये भी श्रृंखला जो क्रम है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले पाठ्य योजना तैयार किया जाता है और पहले टीचर क्या करेगा, पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। इसके बाद में सेकंड में क्या करता है, कक्षा शिक्षण यानी कि परियोजना बनाने के बाद में टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। ठीक है, और उसके बाद में पढ़ाने के बाद में क्या करता है, 6 मिनट का यहाँ पे क्या करेगा, रिजर्व होता है। ठीक है, यानी कि स्पेस देगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड में क्या करता है, वो फीडबैक देने के लिए 6 मिनट का उसको समय मिलता है। ठीक है, इसके बाद में पुनः फिर से जो है पाठ्य योजना शुरू करता है जो कि 12 मिनट तक पाठ्य योजना को शुरू करके रखता है। पुनः फिर से 6 मिनट का यहाँ पे शिक्षण दिया जाता है, फिर पुनः जो है प्रतिपुष्टि किया जाता है जो कि 6 मिनट का। इस प्रकार टोटल जो क्लास होता है वो 36 मिनट होता है, यानी कि 36 मिनट को अलग अलग टाइम में यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण को आप अच्छा से समझ लीजिएगा। पहला पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, यानी कि शिक्षक पहले क्या करेगा, पाठ्य योजना तैयार करेगा, उसके बाद में फिर क्लास में जाकर पढ़ाएगा। ठीक है, और 6 मिनट का समय यहाँ पे उसके लिए रिजर्व होता है। ठीक है, इसके बाद में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के लिए 6 मिनट उसके पास मिलते हैं। पुनः फिर से पाठ्य योजना को शुरू करता है, कितना पाठ्य योजना को करता है, सो पाठ्य योजना के लिए 12 मिनट मिलते हैं। इसके बाद में पुनः फिर से शिक्षण करता है 6 मिनट का और फिर पुनः फिर से जो है प्रतिपुष्टि देता है 6 मिनट, यानी कि इस प्रकार टोटल मिला के 36 मिनट का जो यानी शिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर चल रहा हूँ अधिगम के स्थानांतरण। सो अधिगम में स्थानांतरण कैसे होता है वो हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो जब कोई एक जब कोई सीखा हुआ कौशल या मैं ये कह सकता हूँ कि काम दूसरे सीखने के कौशल या फिर काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। यानी कि जैसे ट्रैक्टर चलाने में सीखा गया कौशल जो है आपको कार चलाने में भी काम आएगा, है ना। तो इसका क्या होता है, सीखना यानी कि सीखने का स्थानांतरण। आपने जो पहले सीखा है उसी को आप दूसरे चीजों को, मैं ये कह सकता हूँ कि
और दूसरी चीजों को सीखने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ये अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। अब इसमें पहला जो स्थानांतरण का प्रकार है वो है धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण क्या कहलाता है? धनात्मक स्थानांतरण में पूर्व ज्ञान हो गया, अनुभव या फिर प्रशिक्षण या फिर नई बातों को सीखने में सहायता यहाँ पे प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी कार्य को करने का ज्ञान या फिर योग्यता या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अनुभव या अन्य कार्यों को करने में सहायता मिलता है। ठीक है, और तब इन्हें सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। ठीक है, जैसे आपने हिंदी का ज्ञान है आपको तो आप संस्कृत भाषा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? धनात्मक स्थानांतरण से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है? ऋणात्मक स्थानांतरण। अब ये ऋणात्मक स्थानांतरण धनात्मक स्थानांतरण का ही अपोजिट होगा, यानी कि किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक हो, है ना, घातक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण। जैसे तेज तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में जो है चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है। ठीक है, अर्थात इसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है साथियों, शून्य ऋणात्मक शून्य स्थानांतरण। ये क्या होता है? इसमें ना तो जो है अनुभव किया जाता है और ना ही इसमें कोई सहायक होता है। ठीक है, यह एक प्रकार से बाधक होता है, तो वहां पर अधिगम कैसे होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट अगला क्या है? क्षैतिज स्थानांतरण। तो क्षैतिज स्थानांतरण क्या होता है? जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान या अनुभव या फिर प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की अलग समान स्थिति में किया जाता है, तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहा जाता है। और ये गणित में जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, या फिर प्रश्नों को हल करना या फिर अभ्यास करना, इसी तरह विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में भी काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीन प्रकार आपको बताया था अधिगम के स्थानांतरण का। पहला धनात्मक प्रकार, जिसमें कि पहले जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उसी ज्ञान के आधार पर आप दूसरा कोई कार्य को सीख रहे हो या कुछ और सीख रहे हो, तो वहां पे भी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्या है? ऋणात्मक मूल्यांकन, यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी कार्य का ज्ञान आपके पास में है, ये योग्यता या अनुभव है, तो दूसरे कार्य के लिए कैसे होता है? घातक होता है, तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला शून्य ऋणात्मक स्थानांतरण, जिसमें कि ना ही कोई घाटा होता है, ना ही यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट यहाँ पे होता है, बल्कि वो कैसे होता है? बाधक होता है, तो वो क्या कहलाता है? शून्य स्थानांतरण। नेक्स्ट अगला आपने यहाँ पे देखा था क्षैतिज स्थानांतरण, यानी कि अर्जित ज्ञान, अनुभव या फिर प्रशिक्षण उपयोग इत्यादि के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है, तो वह सीखने की स्थिति कैसे कहलाती है? क्षैतिज स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं अधिगम अक्षमता, और यहाँ से सीटेट हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है। तो अभी इसके बाद में जो है 1 से 2 पेज ऐसे आएंगे जो कि आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वो चाहे सीटेट हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। तो इस अभी जो पॉइंट बताने वाला हूँ तो आपको याद रखना ही है साथियों। ठीक है, तो सीखने की क्षमता या फिर योग्यता में कमी को अधिगम क्षमता कहते हैं। अब इसमें 4 प्रकार की अवस्थाएं हमें अलग अलग देखने को मिलती है। पहला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो पहला क्या है? डायलेक्सिया, जिससे इस स्थिति में बालकों में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? तो उसमें पढ़ने से संबंधित यह कठिनाई हमें बालकों में, बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायलेक्सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आपको याद रखना है, डाइग्रोफिया, है ना। डाइग्रोफिया क्या होता है? ग्रोफिया से आपको समझना है कि लिखने से संबंधित इसमें बच्चों में परेशानी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है क्या है? डिसलेक्सिया यानी कि गणित से संबंधित यहाँ पे बच्चों में विकार हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला भ्रमण की क्षमता जो हम बालकों में देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं डाइमॉर्फिया, है ना। सो डाइमॉर्फिया में क्या होता है कि बच्चे भ्रमक होते हैं, बस समझ नहीं पाते हैं कि उसे क्या दिख रहा है। ठीक है, यानी कि सही सही उन्हें समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ साथियों। पहला, यदि पढ़ने से संबंधित कोई विकार बालकों में देखने को मिल रहा है तो वो कहलाएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट अगला, यदि लिखने से संबंधित हो तो डिसग्राफिया होगा। और नेक्स्ट अगला, यदि मैथ से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो बच्चों में तो वो विकार होगा डिसकैलकुलिया का। नेक्स्ट अगला, यदि डाइमॉर्फिया का यदि हो तो वो कहलाता है भ्रमक वाली स्थिति से गुजर रहा है बालक। ठीक है, नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या कहलाता है? ये डिस्फेजिया में बालक जो है बोलने से संबंधित विकार होता है, यानी कि स्पष्ट बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और यदि डिस्फैक्सिया की मैं बात करूं तो इसमें शारीरिक कौशल का विकास नहीं हो पाता, यानी कि जो है बालक का शारीरिक विकास नहीं हो पाता, जिससे भी चल या दौड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्या है वो डिस्फैक्सिया में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है तनाव से संबंधित रोग भी हमें कहीं ना कहीं बालकों में देखने को मिलती है, जिसे हम कहते हैं डाइस्थेमिया। ठीक है, तो डाइस्थेमिया में क्या होता है? डाइस्थेमिया में बालकों में क्या होता है? तनाव से संबंधित रोग हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बालक चिड़चिड़ेपन होते हैं या फिर रोते अधिक है, तो उनमें इस प्रकार के जो है रोग, इस प्रकार के
परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों की एडीएचडी, है ना। एडीएचडी को हम यहाँ पे समझते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है ना, और बहुत अधिक हाइपर एक्टिव होता है। वो क्या कहलाता है, एडीएचडी, ठीक है। तो आपके रखना साथियों, इसमें बच्चा जो है एक चीज पर ध्यान ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत अधिक हाइपर एक्टिव होता है। नेक्स्ट अगला स्वाधीनता या फिर आत्म केंद्रितता, ये पॉइंट आपको एग्जाम में जो है ऑप्शन के रूप में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा साथियों। तो स्वाधीनता या फिर आत्म केंद्रितता क्या होता है, यानी कि इसमें दोहराव के गुण पाए जाते हैं, यानी कि रिपीटेटिव, यानी कि कोई भी चीज को बार बार दोहराता है। तो वो क्या किस बीमारी से गुजर रहा है, या मैं ये कह सकता हूँ कि किस किस स्टेज से गुजर रहा है, तो वो गुजर रहा है स्वाधीनता या आत्म केंद्रितता से, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये दिव्यांगता सामाजिक संचार सोशल सोशल इससे क्या करता है, चुनौतियों का ही कारण एक बना हुआ है, ठीक है। इसी के कारण चुनौतियों का जो है कारण बना हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, आरपी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जो सन 2016 के तहत सन 1995 के स्थान पर अभी 2016 में ये लाया गया था कि क्या पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में मौजूद विकलांगता के लिए 7 प्रकारों को बढ़ाकर अभी कितना कर दिया गया है, 21 कर दिया गया है, ठीक है। याद रखना है। और इसके बाद में केंद्र सरकार के पास में और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी है, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सो याद रखना साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके द्वारा सुझाई की गई युक्तियां क्या क्या, क्या युक्तियां सुझाव दिया गया है, जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत आप याद रखना सकते हैं। इसके द्वारा जीवन से संबंधित क्षेत्र में समानता और गैर भेदभाव यहाँ पे मान्य होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैंने बताया कि स्कूल जाने जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में क्या हो गया, यहाँ पे सर्वे किया जाएगा, ठीक है। और बुक्स हो गया और इत्यादि जो मटेरियल है उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा इस प्रकार के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, यानी कि जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव यहाँ पे इन बालिगों के साथ में किया जाएगा, ठीक है। सो ये याद रखना है साथियों, ठीक है। सो ये था साथियों अधिगम, और इसमें हमने पूरे पॉइंटों को बहुत ही डिटेल से हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया। सो एक एक पॉइंट को आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड करके पुनः फिर से इसे पढ़ सकते हैं, कि ये एक प्रकार से नोट्स वाला क्लास है जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में साथियों, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस इसी चैनल में अपलोड किए गए हैं, जो कि इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप पूरी क्लासेस भी देख सकते हैं साथियों, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।